एक समय ऐसा था जब दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भारत आने का सपना देखते थे, जहां हजारों छात्र एक साथ ज्ञान हासिल करते थे और जहां रखा था ऐसा ज्ञान जो सदियों से दुनिया को रोशनी दे रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी आग लगी जो महीनों तक जलती रही। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय की उसी चौंका देने वाली कहानी को जानेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। एक ऐसा प्राचीन शिक्षा का महासागर जो कभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन फिर सदियों तक इतिहास के पन्नों और मिट्टी के ढेरों के नीचे कहीं खो गया। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महान सभ्यता ने शिक्षा की एक ऐसी नींव रखी थी जिसकी मिसाल आज भी मिलना मुश्किल है। प्राचीन विश्व का हार्वर्ड क्या था? अब ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोच में डाल देता है। जब भी हम दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज या उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत पश्चिमी देशों के मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स की तरफ चला जाता है ना? लेकिन ये धारणा पूरी तरह से बदलने वाली है। आज हम उस जगह के बारे में जानेंगे जिसने हायर एजुकेशन के मायने तब तय कर दिए थे जब दुनिया की कई आधुनिक सभ्यताओं का वजूद ठीक से बना भी नहीं था। 10,000। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। अपने चरम पर नालंदा महाविहार में एक साथ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उनका मार्गदर्शन करने के लिए वहां 2,000 शिक्षक मौजूद थे। ये स्केल, ये पैमाना आज की भी कई मॉडर्न और बड़ी यूनिवर्सिटीज से कहीं अधिक विशाल और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये कोई किंवदंती या महज एक कहानी नहीं है। आज के बिहार में मौजूद नालंदा महाविहार के ये विशाल ईंटों वाले खंडहर इस बात के जीते जागते गवाह हैं। गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में स्थापित ये महान संस्थान पूरी तरह से एक वास्तविक, जीवंत और भव्य जगह थी। अगर हम कुछ ऐतिहासिक समय सीमाओं को कंपेयर करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ हमारा नालंदा है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, और दूसरी तरफ दुनिया के मशहूर ऑक्सफोर्ड और पेरिस जैसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 12वीं शताब्दी में जाकर कहीं अस्तित्व में आए। ये तुलना साफ दिखाती है कि गुप्त काल के दौरान हमारा भारत शिक्षा और संस्थागत निर्माण के क्षेत्र में कितना ज्यादा एडवांस्ड था। इस प्राचीन महामठ का मैनेजमेंट कितना जबरदस्त था, ये वाकई हैरान कर देता है। ये दुनिया की सबसे पहली पूरी तरह से रेजिडेंशियल यानी आवासीय यूनिवर्सिटी थी। इसमें 6 विशाल हॉल और 300 हॉस्टल थे। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। शिक्षा, खाना और रहना सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था। इस पूरी विशाल व्यवस्था का खर्च 200 स्थानीय गांवों से मिलने वाले अनुदान के जरिए चलाया जाता था। द्वारपाल की परीक्षा, नालंदा में प्रवेश। आइए देखते हैं कि इस महान संस्थान में दाखिला कैसे मिलता था। यहाँ एडमिशन का प्रोसेस सच में बहुत खतरनाक था। चीन, कोरिया और पारस जैसे दूर दराज के देशों से विद्यार्थी हजारों किलोमीटर की बेहद कठिन यात्रा करके बिहार पहुंचते थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें मेन गेट पर द्वारपाल का सामना करना होता था। और ध्यान रहे, ये कोई आम गार्ड नहीं होते थे, बल्कि खुद एक प्रकांड विद्वान होते थे जो दाखिले के लिए एक बेहद ही कठिन मौखिक परीक्षा लेते थे। वो परीक्षा कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल 20% विद्यार्थी ही इसे पास कर पाते थे और 80% फेल हो जाते थे। मतलब 10 में से केवल 1 या 2 सबसे तेज दिमाग वाले छात्र ही इस कैंपस के अंदर कदम रख पाते थे। ये नालंदा के असाधारण लेवल का सबसे बड़ा सबूत है। जो लोग इस परीक्षा को पास करके अंदर पहुंच जाते थे, उनके लिए ज्ञान का एक विशाल खजाना खुल जाता था। और हाँ, यहाँ सिर्फ महायान बौद्ध धर्म नहीं बढ़ाया जाता था। संस्कृत और पाली भाषा में आयुर्वेद यानी मेडिसिन, खगोल विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र और व्याकरण जैसे तमाम विषय पढ़ाए जाते थे। ये सही मायनों में एक इंटरडिसिप्लिनरी संस्थान था। धर्मगंज, सत्य का पर्वत। चलिए अब नालंदा के उस हिस्से की बात करते हैं जो इसका दिल था, यानी इसकी विशाल लाइब्रेरी। जरा इन इमारतों के काव्यात्मक और सुंदर नामों पर गौर कीजिए। रत्नसागर, रत्नोदित और रत्नरंजक। ये पुस्तकालय की 3 बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारतें थीं। इनके अंदर विज्ञान, दर्शन और धर्म की लाखों अमूल्य पांडुलिपियां रखी हुई थीं। ये सचमुच दुनिया के ज्ञान का एक धड़कता हुआ केंद्र था।
और हमें ये सब इतनी अचूकता से कैसे पता है? ये जानकारी 7वीं शताब्दी में चीन से आए प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग के विवरण से मिलती है। उन्होंने खुद लिखा था कि सवाल इतने कठिन थे कि 10 में से बस 1 या 2 ही दाखिला ले पाते थे। हुएनसांग ने स्वयं 17 साल तक यात्रा की और यहाँ महान मठाधीश शीलभद्र के अंडर पढ़ाई की थी। दुखद विनाश, एक सभ्यता की क्षति, लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। अब बात करते हैं उस दर्दनाक अंत की। 12वीं शताब्दी का अंत आते आते एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। 1193 ईस्वी में तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने यहाँ हमला कर दिया। उन्होंने इस शांतिपूर्ण ज्ञान के केंद्र को तहस नहस कर दिया, वहां के विद्वानों को मार डाला और पूरे कैंपस को बर्बाद कर दिया। और ये ऐतिहासिक सच आपको अंदर तक झकझोर देगा। कहा जाता है कि वो महान पुस्तकालय महीनों तक जलते रहे और सदियों से जमा किया गया ज्ञान मिट गया। इसे सिर्फ कुछ इमारतों के जलने के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जहां प्राचीन मानव प्रगति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए राख हो गया। राख से उदय, पुनर्जन्म। पर कहते हैं ना, जो चीज महान होती है वो पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती। इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। 5वीं शताब्दी में स्थापना, 7वीं में ह्यूएनसांग का आना, 12वीं में आक्रमणकारियों द्वारा विनाश और फिर दबे हुए खंडहरों से निकलकर 2016 में इससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाना। ये नालंदा की सहनशीलता और कभी न खत्म होने वाली विरासत की कहानी है। और आज 21वीं सदी में नालंदा का पुनर्जन्म हुआ है। 2014 में आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खुली है। ये एक 455 एकड़ का नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जिसमें 100 एकड़ में तो सिर्फ पानी और सोलर प्लांट्स हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस प्राचीन महाशक्ति को फिर से खड़ा करने के लिए दुनिया के 17 देशों ने एक साथ मिलकर सपोर्ट किया है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़कर जाता हूं। क्या नालंदा के विनाश में सिर्फ कुछ किताबें जली थीं या फिर उसने सदियों के मानवीय ज्ञान और अनगिनत संभावनाओं को नष्ट कर दिया था? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास के पन्ने भले ही जल गए हों, लेकिन उनकी राख से उठने वाली सीख आज भी हमारे बहुत काम की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।